आदि से या शुद्ध बिना प्रोसेस किए गए भोजन से हो सकेगा। यह तो जाहिर है कि औद्योगिकरण और कारखानों को एकाएक खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन यह भी स्पष्ट है कि इनका सफाया पूरी शक्ति एवं विद्रोही तेवर से होना चाहिए। अब सभ्यता के संबंध में हिंद स्वराज में गांधी जी के विचार प्रकट थे। ये जॉन जर्जन अनार्किस्ट लीडर का है और गांधी जी कहते हैं। पाठक, अब तो आपको सभ्यता की बात करनी होगी। आपके हिसाब से यह सभ्यता बिगाड़ करने वाली है। संपादक, ये संपादक गांधी जी का ये है। मेरे हिसाब से ही नहीं बल्कि अंग्रेज लेखकों के हिसाब से भी यह सभ्यता बिगाड़ करने वाली है। उसके बारे में बहुत किताबें लिखी गई हैं। वहाँ इस सभ्यता के खिलाफ मंदिर भी कायम हो रहे हैं। एक लेखक ने सभ्यता, उसके कारण और उसकी दवा नाम की किताब लिखी है। उसमें साबित किया गया है कि यह सभ्यता एक तरह का रोग है। और आगे, पहले लोग खुली हवा में अपने को ठीक लगे उतना ही काम स्वतंत्रता से करते थे। अब हजारों आदमी अपने गुजारे के लिए इकट्ठा होकर बड़े कारखानों में या खानों में काम करते हैं। उनकी हालत जानवरों से भी बदतर हो गई है। उन्हें शीशे वगैरह के कारखानों में जान जोखिम में डालकर काम करना पड़ता है। इसका लाभ पैसेदार लोगों को मिलता है। पहले लोगों को मारपीट कर गुलाम बनाया जाता था। आज लोगों को पैसे और भोग का लालच देकर गुलाम बनाया जाता है। पहले जैसे लोग नहीं थे वैसे लोग आज लोगों में पैदा हो गए हैं और उसके साथ डॉक्टर खोज करने लगे हैं कि रोग कैसे मिटाया जाए। और आगे, यह सभ्यता ऐसी है कि अगर हम धीरज धर कर बैठे रहेंगे तो सभ्यता की चपेट में आए लोग खुद ही जलाई आग में जल मरेंगे। हालांकि सभ्यता के पतन के पीछे के कारण और इसके काल के संबंध में दोनों के विचार भिन्न हैं। जॉन जर्जन इस पतन की शुरुआत कृषि क्रांति में मानते हैं, जो आज से लगभग 10,000 वर्ष पहले हुई, जबकि महात्मा गांधी आधुनिक पश्चिमी औद्योगिक सभ्यता में। आधुनिक आर्यवादी जो अपने को अनार्किस्ट प्रिमिटिविस्ट कहते हैं, इस व्यवस्था का अंत कृषि व्यवस्था जिसे डोमेस्टिकेशन कहते हैं को ख़त्म करने में देखते हैं, जबकि गांधी जी पारंपरिक कृषि और पारंपरिक हस्त उद्योगों पर आधारित विकेंद्रित और आत्मनिर्भर ग्रामीण समाज में इससे मुक्ति देखते हैं। वे विकेंद्रीकरण की दिशा में यहाँ तक जाते हैं कि हर जगह कपास के लिए स्थानीय स्तर पर कपास की खेती होनी चाहिए। ये भी उन्होंने लिखा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि देश के दूसरे हिस्से में कपास बने और यहाँ पर गाँव के अंदर लोग कपड़ा तैयार करें, बल्कि अपना कपास भी शुरू बनाए। बिल्कुल विकेंद्रित तरीके। इसी तरह जरूरत की सभी वस्तुओं के लिए स्थानीय संसाधनों के विकास पर जोर देते हैं, जो दूर दराज से विनिमय को अनावश्यक बना दें। अनार्किस्ट प्रिमिटिविस्ट यह नहीं बताते कि व्यवस्था खत्म कैसे हो। कुछ सनसनीखेज घटना है जिसमें कुछ चुने हुए प्रतिष्ठानों पर पोस्टर बमों से हमला, कुछ अमेरिका में इस तरह का हुआ था जिसमें कुछ लोग मारे भी गए थे, से लेकर घेरेबंदी से सिएटल में विश्व व्यापार संगठन की बैठक नहीं होने देना जैसी घटनाएं शामिल हैं। सिएटल में जो बैठक नहीं हो पाई थी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की, तो उन्हीं लोगों ने घेराबंदी या सब ढंग से ही अपने को इतना बांध दिया था हर रास्ते पर कि कोई नेता निकल ही नहीं पाया था और बैठक नहीं हो पाई थी। सिएटल में विश्व व्यापार संगठन की बैठक नहीं होने देना जैसी घटनाएं शामिल। आगे बढ़ कोई स्थायी कारगर उपाय नहीं बतला पाते। पहले में ऐसे निर्दोष इंसानों की हत्या की संभावना जो दुश्मन की तरह चिन्हित नहीं है और संभावी है, इसे अराजकवादी स्वयं अवांछित मानते हैं। सिएटल की बैठक नहीं हो पाने से कुछ सनसनी अवश्य फैली, लेकिन इसके आगे ऐसी बैठकों को रोक नहीं लग सकी। इस तरह की वैश्विक संस्थाएं इतनी संपन्न हैं कि जरूरत पड़ने पर वे अपनी बैठक सागर या आकाश में ही जलयान या वायुयान पर बैठकर कर सकते हैं। वैसे ही फ्रांस के 1968 के छात्र आंदोलन या उसी क्रम में हुए अमेरिका के छात्र आंदोलनों को वे निष्क्रिय आवाज से विभूषित करते हैं, जो उन्हें युग परिवर्तन की आगाज लगे, लेकिन इनकी कोई स्थायी छाप जनमानस पर नहीं पड़ी जिससे परिवर्तनकारी मानसिकता बनता है। प्रायः दार्शनिक अपनी वैश्विक सोच में भी निजी परिवेश की स्थितियों से इतना मजे होते हैं कि अपनी कल्पना में उसे शारीरिक संभावना का आधार मान बैठते हैं। जॉन जर्जन अमेरिकी चिंतक हैं और वे स्वयं जिस राज्य ओरेगन से आते हैं वहाँ की आबादी छोटी है और वह विशाल वनों का प्रदेश है, इसलिए उनकी कल्पना में हंटिंग गैदरिंग जैसा उन्मुक्त जीवन आज भी संभव लग सकता है। लेकिन आज से 10,000 वर्ष पहले संसार की आबादी चंद लाख थी। आज जब यह आबादी 7 अरब की तरफ बढ़ रही है और भारत जैसे देश में जहाँ छोटे से भौगोलिक क्षेत्र में 1.25 अरब लोगों का जीवन का आधार ढूंढना होता है, वहाँ आखेट और फल मूल संग्रह पर आधारित जीवन की क्या संभावना हो सकती है। शायद इस सीमा से वे भी परिचित हैं, इसीलिए जहाँ वे संक्रमण की बात करते हैं वैकल्पिक ढंग की कृषि की ही बात करते हैं। उदाहरण के लिए विकल्प की
तात्कालिक तस्वीर यूँ है। हजारों मील की दूरी पर खाद्य पदार्थ पहुँचाने जैसे अर्थहीन काम में जो आम बात है और जिसका पूरा के अनगिनत टनों में खरपतवार नाशक और कीटनाशक जहरों का उत्पादन, इस आशंका के जवाब में कि आमूलचूल परिवर्तन के प्रयास में असंख्य लोग भूख से मर जाएंगे, कृषि संबंधी कुछ विशेष सकारात्मक परिप्रेक्ष्य पेश किए जा सकते हैं। ये जॉन जैसे की बात है। यह पूरी तरह संभव है कि हम स्वयं अपना खाद्य पदार्थ उत्पादित करें। इसके लिए सरल उपाय उपलब्ध हैं, जिनमें बिना कार्य विभाजन के छोटे रकबों में बड़ी मात्रा में पैदावार हो सके। पर्माकल्चर एक विधि है जो ऐसे तकनीक अपनाता है जो अपने को स्वयं विकसित कर पुनर्उत्पादित करता है। इस तरह वह पातु बनाने की जगह प्रकृति की तरफ ले जाता है। यह एक बीच का रास्ता है जो सभ्यता से दूर जाने के क्रम में अपनाया जा सकता है। नगरों के भीतर की खेती व्यावहारिक संक्रमण का एक उपाय है। और आगे यह साफ है कि औद्योगिकरण और कारखाने पल भर में ख़त्म नहीं हो जाएंगे, लेकिन यह भी उतना ही साफ है कि उनके खात्मे का प्रयास भी आंदोलन में तीव्रता के साथ होना चाहिए। ये औद्योगिकरण को पूरी तरह से वो खारिज करते हैं। अड़ेबादी इस तथ्य की ओर ध्यान खींचने की कोशिश करते हैं कि कृषि की तरफ संक्रमण आबादी के दबाव से नहीं हुआ, बल्कि कृषि और पशुपालन के संक्रमण से जो जीवन की स्थितियाँ पैदा हुई और भोजन की उपलब्धता बढ़ी, उसी की वजह से अचानक आबादी का तेज संक्रमण हुआ, तेज बढ़ाव हुआ। शायद यह बात सही है, लेकिन आज हम जीवन पद्धति में जो भी परिवर्तन करेंगे उसमें इस बढ़ी हुई आबादी की मूल आवश्यकताओं को नज़रअंदाज करके नहीं कर सकते। महात्मा गांधी, जिनके लिए भारत की घनी आबादी और सीमित भूमि एक कठोर हकीकत थी, कृषि क्रांति के पहले की कल्पना में जीने की बजाय भारतीय जीवन की जो वास्तविक स्थितियाँ थी उसी के परिप्रेक्ष्य में जीवन और समाज के लिए नई दिशा ढूंढ रहे थे। इस संदर्भ में यह भी ध्यान देने की बात है कि आधुनिक औद्योगिकरण ने धरती और उसके संसाधनों पर बोझ घटाने की बजाय लगातार बढ़ाई है। अक्सर तर्क दिया जाता है कि औद्योगिकरण होगा तब जमीन पर से आबादी का बोझ घटेगा, लेकिन ये एक भ्रम है। इसने बोझ घटाने की बजाय लगातार बढ़ाई है। खनिजों और उद्योगों के लिए वनोपयों की बढ़ती मांग के कारण लगातार वन भूमि एवं कृषि योग्य भूमि को बंजर या किसी के लिए अनुपयुक्त भूमि में तब्दील किया जा रहा है। दूसरी ओर भूमि की उपज को अखाद्य वस्तुओं जैसे रबर या एथेनॉल में तब्दील किया जा रहा है। इसी तरह विपणन के विस्तार के लिए यातायात बढ़ता है और इससे कृषि योग्य भूमि को अधिकृत कर सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। इसके ऊपर तो बहुत जगह किसानों के संघर्ष अभी हो रहे हैं, सब जगह दिखाई दे रहा है। यह जीवन की जरूरत की जगह विनिमय को त्वरण देने के लिए हो रहा है। कुल मिलाकर इस आम धारणा के विपरीत कि औद्योगिकरण से भूमि पर आबादी का बोझ घटता है, हकीकत में आबादी का बोझ बढ़ता है, क्योंकि आदमी की जरूरतें बढ़ाई जा रही हैं। अपने विशाल क्षेत्रफल और कोयला तेल आदि की प्रचुर उपलब्धता के बावजूद हमारी 1/4 से कम आबादी वाले देश अमेरिका को अपने ऊंचे जीवन स्तर के लिए सारे संसार में पैर फंसाना अपरिहार्य लगता है। अगर भारत उसकी तरह के जीवन स्तर की आकांक्षा रखे तो इसे धरती जैसे कितने ही नक्षत्रों पर साम्राज्य फैलाना होगा। यह सब सीधी सी बात है, लेकिन आधुनिकता की फैंटेसी में जीने वाले हमारे एलीट लोगों की समझ में आज भी जो बात नहीं आ रही है वो महात्मा गांधी ने अपने युवा काल में 3 महादेशों के अनुभव से समझ लिया था और इसी आधार पर अपना और समाज के जीवन को ढालने की कोशिश करते। ये भी एक विलक्षण बात है कि महात्मा गांधी ने कम ही उम्र में युवा काल में ही 3 महादेश, भारत अपना देश, ब्रिटेन और फिर अफ्रीका, 3 महादेशों के लोगों के जीवन से जुड़ करके उन्होंने सब कुछ देखा था कि क्या हकीकत बन रही है। जो बात महात्मा गांधी की सोच को आदिवासियों की या तथाकथित यूरोपियाई समाजवादियों की सोच के नजदीक लाती है, वो शायद मनुष्य मात्र के अचेतन में दबी उन्मुक्त जीवन की आकांक्षा की अभिव्यक्ति है। हमारे आदिम पूर्वज कभी घने वनों में छोटे समूहों में पारस्परिक सहयोग के आधार पर जीते थे। उनकी आवश्यकता के हिसाब से संसाधनों की सहज उपलब्धता थी। उनकी आवश्यकता के हिसाब से उस जीवन के प्रतिमान शायद आज भी हमारे जीवन में उपस्थित हैं। हालांकि हमारे जीवन की स्थितियाँ बिल्कुल बदल गई हैं। अर्दन के बाद का उन्मुक्त जीवन, न्यू अटलांटिस, सतयुग या इथियोपिया की तलाश कहीं न कहीं हमारी उस आदिम अवस्था की चाहत की अभिव्यक्ति है। समता और सामुदायिकता की तलाश हमारे घोर व्यक्तिवादी समाज के दबाव के बावजूद खत्म नहीं होती। एथोलॉजिस्ट डेसमंड मॉरिस ने अपनी चर्चित पुस्तक द ह्यूमन व्यू में लिखा है
कि आज के निर्वैयक्तिक समाज में जहाँ लाखों लोगों को साथ रहना होता है, वहाँ भी प्रत्येक व्यक्ति पुराने जैविक किस्म का वैयक्तिक संबंध कबीलाई आकार के छोटे पेशागत या सामाजिक समूह के साथ स्थापित कर लेता है। इस छोटे समूह में वो स्वभाव में भी पारस्परिक सहयोग और संपत्ति साझा करने के रुझान को पुष्ट कर सकता है। उसने बताया कि वो जो ट्राइब और सुपर ट्राइब की बात करता है, आज जो ट्राइब है वो लाखों करोड़ों लोग एक शहर में है, तो कहता है कि लेकिन हमारे अंदर जो एक अचेतन में वो भावना छोटे समुदाय में रहने की है, उसको एक पारिवारिक संबंधों का ताना बाना बुन करके या कुछ औद्योगिक संबंधों में हम छोटा छोटा समूह खुद बना लेते हैं। मानव स्वभाव में अंतर्निहित सामुदायिकता क्षमतामूलक समाज के विकास के क्रम में उसके अवचेतन में दबा दी गई है, लेकिन विशेष अवसरों पर यह फिर उसकी चेतना में उभर आती है। गांधी जी के जीवन में इस तरह का बदलाव की पुस्तक उन दिस लास्ट पढ़ने के बाद आया और उसी क्षण से वे साम्यवादी बन गए। महज दिमागी अयासी के लिए नहीं, व्यावहारिक जीवन में गांधी जी के अनुसार सिद्धांत रूप में पुस्तक का निष्कर्ष था, तो गांधी जी ने अपने जीवन में लिखा है। व्यक्ति की भलाई सबों की भलाई में नहीं है। एक वकील के काम का वही महत्व है जो एक नाई के काम का, क्योंकि सबों को अपने काम से आजीविका पाने का अधिकार है। श्रम का जीवन यानी एक हलवाहे का जीवन जो जमीन जोतता है एवं एक दस्तकार का जीवन जीने योग्य है। इस नतीजे पर पहुंचने के साथ ही गांधी जी ने सामुदायिक श्रम पर आधारित जीवन की शुरुआत अपनी पत्रिका इंडियन ओपिनियन के प्रकाशन की नई व्यवस्था से की। उन्होंने फिनिक्स में, जो डरबन के पास का एक छोटा रेलवे स्टेशन है, भूमि खरीद कर अपने भारतीय और यूरोपीय सहयोगी के साथ सामूहिक श्रम के आधार पर आवास निर्माण से लेकर प्रेस चलाने तक का सारा काम शुरू किया। उसमें वो सारा काम, वो लोग घर बनाने का काम, प्रेस चलाने का काम, सारा काम खुद ही करते थे जो लोग वहाँ पर उनके साथ काम कर रहे थे। इसमें संपादक और श्रमिक सबके समान सहभागिता थी। यह बिना किसी राज्य व्यवस्था के नियंत्रण या सहयोग के स्वावलंबन पर आधारित सामुदायिक श्रम का प्रयोग था। इस क्रम में एक समय ऐसा भी आया जब इन लोगों ने मशीन की जगह अपने शारीरिक श्रम से ही प्रेस को चलाना शुरू कर दिया, और गांधी जी ने जैसा लिखा है उनके लिए वे नैतिक उत्थान के सर्वोच्च क्षण। ऐसा भी मौका आया कि मशीन नहीं है तो खुद शरीर से वो लोग चलाते थे प्रेस। सामुदायिक जीवन का इससे भी बड़ा प्रयोग टॉल्स्टॉय फार्म का था। यह प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे भारतीयों के परिवारों की आजीविका की व्यवस्था के लिए किया गया था। इसमें जेल की सजा काट रहे सत्याग्रहियों के परिवारों के सामूहिक जीवन की व्यवस्था की गई थी। जोहान्सबर्ग के पास इसके लिए गांधी जी की एक जर्मन सहयोगी टर्नबार्ग ने 1100 एकड़ का एक फार्म खरीद लिया। शुरू में इसमें 10 औरतों और 60 मर्दों के लिए व्यवस्था करना पड़ा। यह भी ज्ञातव्य है कि इसमें हिंदू, पारसी, पारसी, ईसाई, मुसलमान सभी धर्मों के लोग थे। इसके अलावा इसमें तमिल, तेलुगु, गुजराती, उत्तर भारतीय थे। अपने लिए आवास का निर्माण सबने मिलकर नहीं किया। भाषाई भिन्नता के बावजूद उनकी शिक्षा की समुचित व्यवस्था की गई। मल मूत्र आदि के विस्तार की ऐसी व्यवस्था की गई जिसमें पर्यावरण शुद्ध रहे और साथ ही उपयोगी खाद तैयार हो जाए जो सामुदायिक कृषि के लिए उपयोग में आए। अब आजकल ये कचरे की समस्या संसार भर में ऐसी हो गई कि उसके निस्तार का कोई उपाय नहीं। गांधी जी ने एक ऐसी व्यवस्था की कि जीवन के साथ ही वो जमीन में गड्ढा लेकर किस तरह की व्यवस्था की गई थी कि वो उससे खाद निर्माण होता था, उससे खेती होती थी। तो एक पूरा चक्र सहयोगी आधार पर जीवन और आदमी के बीच, प्रकृति के बीच में एक कायम करने की कोशिश की गई थी उस फार्म के ऊपर। यह सब होना चमत्कार से रहेगा जब तक हम यह न मानें कि सहयोग और पारस्परिकता का भाव मनुष्य का आनुवांशिक गुण है। इसे प्रतिस्पर्धा की वर्तमान सभ्यता ने हजारों वर्ष के विकास के क्रम में नष्ट करने का काम किया है। संघर्ष के साथ रचना का कार्यक्रम जो गांधी जी के आंदोलन का महत्वपूर्ण चरित्र रहा है, उस दिशा की ओर इशारा करता है जिस दिशा में चलकर वर्तमान सभ्यता के विकल्प में इसके भीतर से ही एक नई जीवन पद्धति का विकास किया जा सकेगा। आराधकवादियों की यह कल्पना कि किसी तरह धक्का देकर वर्तमान व्यवस्था को नष्ट कर देने से सहयोग आधारित समाज स्वतः अस्तित्व में आ जाएगा, किसी चमत्कार की आशा जैसी होती है। 1960 के दशक में फ्रांस से शुरू हुए यूरोप और अमेरिका में छात्रों और बाद में इसके समर्थन में जुड़े मजदूरों का निषेध पक्ष प्रखर था।
जिसने औद्योगिक व्यवस्था के स्थापित मूल्यों, प्रतिस्पर्धा एवं युद्ध के विनाशकारी चरित्र को उजागर किया, लेकिन किसी विकल्प के अभाव में उस समय का विद्रोही युवा फिर पुराने ढांचे को ही प्रबंध करने पर मजबूर हो गया। आधी शताब्दी के बाद उन आंदोलनों के स्मृति शेष भी नहीं रहे। यूरोप और संयुक्त फ्रांस की नई पीढ़ी और मजदूर वर्ग में व्यवस्था को नष्ट करने के जुनून की जगह अप्रवासी मजदूरों के खिलाफ अंतर्विरोध का भाव व्याप्त। अभी तो यूरोप के अंदर बहुत ज़्यादा अप्रवासियों के खिलाफ है। अभी जो स्वीडन के अंदर जो हत्याकांड हुआ, ये सब तो बताता है कि वो एक समता की भावना के बजाय एक दूसरे लोग के खिलाफ नफरत की भावना इस व्यवस्था में पैदा होती है। वर्तमान औद्योगिक सभ्यता हर स्तर पर मजदूरों के शोषण से लेकर पर्यावरण के विरुद्ध अनियंत्रित आक्रमण पर आधारित है। खनिजों और जीवाश्म ईंधनों के लिए धरती के चट्टानी सतहों की तोड़फोड़, वनों की कटाई, जल स्रोतों का अतिशय दोहन और नदियों से लेकर भूतल तक के जल को रासायनिक कचरों से प्रदूषित करना इसके प्रकृति विरोधी हिंसा का आयाम है। इस व्यवस्था के खिलाफ हुई सभी क्रांतियाँ अंतर इसी हिंसात्मक संस्कृति का हिस्सा बन कुछ फेरबदल के साथ इस व्यवस्था को चलाने में लगी रही है। पिछली त्रासदियों के संदर्भ में प्रश्न उठता है कि क्या वैसी स्थितियाँ संभव है जब आज की जीवन पद्धति को छोड़ प्रकृति के साहचर्य की नई जीवन पद्धति विकसित हो सके? जवाब है हाँ। यह बात कुछ विश्वास का कही जा सकती है कि वर्तमान विकास की सीमाएं कुछ इस तरह उभर रही हैं जो हमें मजबूरन प्रकृति पर विजय पाने की आंसू या आकांक्षा छोड़ प्रकृति से साहचर्य की सरल जीवन की ओर मुड़ने को मजबूर करती है। इसके लिए हमें मशीनीकरण के मूल स्वरूप को समझना होगा। इस विषय को सही परिप्रेक्ष्य में रखने के लिए औजार और मशीन के चरित्र और औद्योगिक क्रांति के काल में हुए उनके बदलाव के संबंध में स्वयं कार्ल मार्क्स के विचार उन्होंने अपनी पुस्तक पूंजी के प्रथम भाग में प्रस्तुत किया, काफ़ी सहायक है। मार्क्स पहले औजार, टूल और मशीन का फर्क बताते हैं। वो कहते हैं कि मशीन वह प्रविधि है जो कार्यशील होने पर औजार टूल से वह काम कराता है जो पहले श्रमिक द्वारा उन्हीं औजारों से किया जाता था। इसमें जहाँ पहले मनुष्य चालक मोटिव पावर का काम करता था, वहाँ उसकी जगह अब मशीन है जो चालक की भूमिका अदा करती है। इस पूरी प्रक्रिया के 3 भाग हैं: चालक, ऊर्जा संचालक और औजार। ऐतिहासिक दृष्टि से चालक कभी घोड़ा, जलधारा या वायु हुआ करता था। अब यह मूलतः कोयला, खनिज तेल या किसी स्रोत से उपलब्ध बिजली बन गया है। हस्तकला को छोड़कर प्राय दूसरे सभी क्षेत्रों में मनुष्य चालक की भूमिका से, मोटिव पावर की भूमिका से बाहर हो गया है और घोड़े, ऊंट और बैल आदि भी चालक के रूप में हाशिए पर डाल दिए गए हैं। क्योंकि मनुष्य के पूर्ण नियंत्रण में रहने वाले स्रोत तेल, कोयला आदि ही हैं जिनका जल, थल और वायु तीनों में अच्छे इस्तेमाल हो सकता है। पिछली शताब्दी से इन्हीं स्रोतों की तलाश और इनका कारखानों, बिजली घरों और वाहनों के अनियंत्रित उपयोग होता रहा है। लेकिन ऊर्जा के इन स्रोतों की तलाश में इस बात को सदा नज़रअंदाज किया जाता रहा है कि ये सारे के सारे जीवाश्म ईंधन कभी के गहरे खजाने हैं जिन्हें आज में कल खत्म होना है। इसके बावजूद तेज विकास और भारी मुनाफे की इच्छा ने इन ईंधनों के उपयोग को सीमित करने की बजाय लगातार बढ़ाई है, पर एक दूसरे रूप में एक ही सीमाएँ उभरने लगी हैं। हमेशा ऐसा होता है कि जीवाश्म ईंधन या किसी खनिज की तलाश में पहले इन्हें आसानी से उपलब्ध कराने वाले स्रोतों को विकसित किया जाता है। बाद में जब ये स्रोत विरल होते जाते हैं तब उन स्रोतों को विकसित किया जाता है जिनसे इन खनिजों का पाना ज़्यादा कठिन या खर्चीला होता जाता है। स्वाभाविक है कि इनसे पाए जाने वाले ईंधन या खनिज अधिक महंगे सिद्ध हों।